सेना जी उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, पहाड़ों में चढ़ना, रेगिस्तान में रहना, बर्फ में जाना, पैदल जाना, दुश्मन के दो दुश्मन है उसके सामने फर्स्ट वो जवान जाके खड़ा होता है, उसकी जो गोलियां चलती है दुश्मन की वो अपने सीने पे लेता है। अब अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात लें तो डिसेबिलिटी पेंशन में सिर्फ जो एक जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो दुश्मन की गोलियों के आगे खड़ा हुआ है और उसने वो गोली अपने सीने पे उठी है, देश के पास में तो जाने नहीं दी, वो आज जवान जिसके दोनों हाथ पैर आंखें नहीं है, वो बिस्तर के ऊपर 100% विकलांग है, उसको 18,000 रुपये पर मंथ मिलती है और एक तरफ पर मंथ 2,52,000 के करीब मिलती है। तो इसलिए बहुत बड़ा भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। इसी कारण से तो हम यहाँ आए सी। तो आप जूते पॉलिश करवा रहे हो, कुत्ते घुमा रहे हैं। नमस्कार, जोहार साथियों। इस वक्त हम जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर ड्यूटी निभाने वाले आज भूतपूर्व सैनिक हैं और आज यहाँ जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए जो दुश्मनों को दांत खट्टे करते हैं, दांत खट्टे ही नहीं बल्कि उनको नेस्तनाबूद भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सैनिकों की वीरता के लिए। आज देश और विदेशों में इनकी डंका बजती है भारतीय सैनिकों की, और आज अपनी मांगों के लिए लगातार अड़े हुए यहाँ पर जंतर मंतर में। आज इनकी 11वां दिन है और 11 दिन लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो खबर हिंद के भाई आपको मीडिया कर्मी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने भाई अगर कोई फौजी भाई आपके चैनल को देख रहा है तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमारी बात को जंतर मंतर से उठा के और दिल्ली में जो सरकार बैठी है उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो सर मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारा आज 11वां दिन है सर, और ये हमारी जो जवानों की जायज़ मांगे हैं संविधान के दायरे में, उसी के लिए हम बैठे हैं। यहाँ पे कोई भी कि ये कोई राजनीतिक बात है कि और चीज़ों का नहीं सर, ये बिल्कुल भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए ये आज हम 11वें दिन यहाँ बैठे हैं। या न हम कोई पैसे की मांग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, हमें उससे निजात चाहिए। और वो भेदभाव 75 सालों से तो सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर चल रही है। जिस प्रकार से आर्टिकल 14 जो है हमें समता का अधिकार दे रखा है, तो इसका कहीं ना कहीं नहीं लगता है सर कि इस प्रकार से भेदभाव करने के बाद इसका हनन हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। आर्टिकल 14 बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो हमारे को समानता का अधिकार देता है, पर इसके अंदर आप देखो सेना के अंदर कि देश ये सोचता है कि सेना के अंदर जो अधिकारी हैं सिर्फ वही अधिकारी हैं, और देश की सरकारें भी यही सोचते हैं कि अधिकारी टैंक को जमीन पे नहीं, टैंक को कंधे पे रख के और दुश्मन के छक्के छुड़ाता है और जवान बहुत पीछे रहते हैं। जबकि सर ऐसी नहीं है, जवान हमेशा फर्स्ट लाइन में रहता है। फर्स्ट लाइन में रहने के बाद में भी उसके साथ में भेदभाव हो रहा है, पे पेंशन में उसके भेदभाव हो रखा है। अगर हम मिलिट्री सर्विस पे की बात करें तो वो एक सैनिक जीवन की कठिनाइयों के कारण है कि वहाँ सेना जीवन की क्या कठिनाइयाँ हैं, पहाड़ों में चढ़ना, रेगिस्तान में रहना, बर्फ में जाना, पैदल जाना, दुश्मन के दो दुश्मन है उसके सामने फर्स्ट वो जवान जाके खड़ा होता है, उसकी जो गोलियां चलती है दुश्मन की वो अपने सीने पे लेता है। तो वो मिलिट्री जो सर्विस पे है वो एक समान होनी चाहिए। ये 2006 के पे कमीशन में ये यूरोपियन कंट्रियों में था मिलिट्री सर्विस पे, वहाँ से ये आया। और 6 पे कमीशन क्या कहता है मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कि ये स्टेटस से किसी पे लागू नहीं होगा। स्टेटस जो होगा वो ग्रेड पे से होगा, मतलब ग्रेड पे, जैसे जवान की जो ग्रेड पे 1800, 2400, 2800, तो मिलिट्री सर्विस पे को बिल्कुल अलग रखा गया कि ये किसी रैंक या स्टेटस पे नहीं होगा। ये जीवन की कठिनाइयों का, जीवन की रक्षा का जो मिलिट्री रिक्स बढ़ता है वो। पर इन्होंने क्या किया 6 पे कमीशन में अधिकारी रैंक की 6000 और जो हमारी नर्स हैं उनके लिए 4200, जवानों के लिए 2000 रुपये। उसके बाद में ये भेदभाव बढ़ता 7 पे कमीशन में जवान को 5200 रुपये, अधिकारी को 15,500 रुपये और जो हमारी नर्स हैं उनको 10,500 रुपये। तो ये सर ये एक समानता है। हम ये नहीं कह रहे कि जवानों की 15,500 करो, नहीं, 1 करो, जितनी भी कर सकती है सरकार 1 करो, एक सम्मान करो। अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात लें तो डिसेबिलिटी पेंशन में सर जो एक जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो दुश्मन की गोलियों के आगे खड़ा हुआ है और उसने वो गोली अपने सीने पे उठी है, देश के पास में तो जाने नहीं दी, वो आज जवान जिसके दोनों हाथ पैर आंखें नहीं है, वो बिस्तर के ऊपर 100% विकलांग है, उसको 18,000 रुपये पर मंथ मिलती हैं। और एक तरफ पर मंथ 2,52,000 के करीब मिलती हैं।
तो सर ये बहुत बड़ा भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। इसी कारण से तो हम यहाँ आए। दूसरा, अरे वन रैंक वन पेंशन की बात करें, प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट है, क्योंकि जो कम सर्विस में भाई कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिया जाता है सेनाओं से, क्योंकि सेना को नौजवान रखना है, तो हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो होता है 15+2। उसके बाद में कंडीशन है उसका रैंक के ऊपर कि वो आगे चलेगा, रैंक कोई मिल गया तो ठीक है सर, वो 18 कर लिया, 22 कर लिया, 24 कर लिया, पर उन्हीं को बाहर कर दिया गया। और 60 साल वालों को ये वन रैंक वन पेंशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। तीसरी चीज़ इसमें आप प्रीमेच्योर को तो बाहर कर ही दिया, हमारे जो जेसीओ रैंक है, जो सेकंड कमांड है सेना की, वो भी बाहर कर दी। ऐसा नहीं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने पैसा दिया। फर्स्ट ये तो सरकार बताई, वो गया कहाँ, जवानों के अकाउंट में तो आया नहीं। सर ये वन रैंक वन पेंशन की बहुत पुरानी मांग थी, इसमें सरकार को गुमराह किया गया। और गुमराह कब किया गया? 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली में, जो पहली रैली हुई थी माननीय उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की, और वहाँ से उनका नाम का ऐलान हुआ और तन मन धन से सैनिकों ने जी जान लगा दी और उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं भी उसमें हूँ, मैंने भी वोट दिया, और भाई 2019 में भी मैंने दिया, क्योंकि हमारे को एक आशा थी माननीय प्रधानमंत्री से कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए देश में जो जवानों के साथ में होली दिवाली बनाते हैं। तो एक विश्वास, आज भी विश्वास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 के अंदर जब वन रैंक वन पेंशन का सर्कुलर नंबर 555 निकला, तब माननीय प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि कोई भी सैनिक नहीं छोड़ा जाएगा प्रीमेच्योर वाला, क्योंकि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं वो कंधों पे बंदूक लेके दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो उस समय प्रीमेच्योर को वापस लिया गया, प्रीमेच्योर को दिया गया, पर प्रीमेच्योर को मिला क्या, वो तो सब कुछ आप लोगों के सामने है कि वन रैंक वन पेंशन में जो जवानों की बढ़ोतरी हुई थी पेंशन की, वो हुई थी 298 रुपये से लेके 2000 रुपये तक। और दूसरी तरफ आप 50,000 का बेनिफिट दे रहे हो। अगर हम 2006 को लेके और 2022 तक का हम लेते हैं तो सर बहुत बड़ा गैप बना दिया। अगर हम 2006 को लेते तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बेसिक पेंशन थी वह थी 14,600 रुपया, और एक से जो नायक की थी वह थी 4,040 रुपया। आज वो नायक 4,040 रुपये से सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 21,000 पे पूछ गया। और दूसरा वो लेफ्टिनेंट कर्नल कहाँ पे चला गया? सीधा चला गया 95,000 पे। वन रैंक वन पेंशन के अंदर उसकी 14,600 से उठ के आई 32,000 पे, 32,000 से चला गया 95,000। तो ये आप देख लो ना कितना, कि एक तरफ आप 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट दे रहे हैं। हम रेसों की मांग कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि जो अधिकारी का पे पेंशन है वो हमारे को, नहीं सर वो पढ़े लिखे हैं, उनकी पे पेंशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पर इतना भेदभाव भी मत करो कि जवान की पे पेंशन ही ना बचे। अभी सैनिक विधवाओं को मैं आपके सामने, अगर आपके चैनल पर जो सैनिक भाई है या देश के आम नागरिक सुन रहे थे, मैं एक और सच्चाई है कि हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं 2006 में उनकी जो पेंशन थी वह 3500 रुपया था मिनिमम, और ऊपर से जो लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये, 2380 रुपये का फर्क था। आज 72,000 से ऊपर चली गई। जो हमारी सैनिक विधवाएं हैं सर वो 11,000 रुपये में वहीं बैठी। तो हम वो जो जिस रेसों से उनकी बढ़ाई हम उसी रेसों से मांग रहे। जैसे डीए बढ़ता है 4% दे दिया सरकार ने, एक जो पेंशन ले रहा है एक सिपाही उसको 4% में मिलेगा 735 रुपये, एक सूबेदार को मिल जाएगा 1500 रुपये, और एक अधिकारी को, एक जनरल को मिलेगा 5,000 रुपये। बिल्कुल जायज़ है सर, मिलना चाहिए, इसमें हमने कोई दो राय नहीं है, ना हम इसके ऊपर कोई बात करते, भाई मिलना चाहिए 5,000 रुपया उनके यहाँ है, वो 4% दिया ना। तो इसी तरह जो हम रेसो मांग रहे हैं कि जितना पैसा उनको दिया, जिस परसेंट के जिस हिसाब से अपने 2009 में 2011 में कई कमेटियों के द्वारा अलग अलग सर्कुलर निकाल के, तो हमारे लिए क्यों नहीं निकाल लिए सर? अभी सेकंड वन रैंक वन पेंशन में इस तरह की बंदरबाट कर दी कि जो एक्स ग्रुप है उसमें भी 2 चीज़ें बना दी कि जो अभी रिटायरमेंट आए वो ज़्यादा लेंगे, पुराने वाले हैं वो कम लेंगे। ये कहाँ से निकला, किसने निकाला? तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और सरकार तक अपनी एक बात ही पूछना चाहता हूँ कि अब जो जवान हैं वो धीरे धीरे बात चली जाएगी। आप जवानों को जो कह सकते हो कि ये कांग्रेस का धरना है, ये बीजेपी का धरना है या फलानी पार्टी का है,
सैनिक के कभी किसी राजनीतिक पार्टी का और मान लो आज हम हो भी हमारी वोट बनी है, वो हमारे व्यक्तिगत विचार है हम किस पार्टी को दे। भाई मैंने तो दिया है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को दी है वोट जो आज वर्तमान में, और मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के आपके चैनल से कहता हूं कि हमारी भी बात सुनो। आप होली दिवाली पे जाते हैं, पूरा देश के सैनिक आप पे गर्व करते हैं, तो आज हम भी यहाँ पे बैठे हैं, तो हम यहाँ पे भेदभाव के लिए आए। इस भेदभाव को खत्म कर दो और हमारे देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी। आज तक हमने एक उम्मीद थी कि सहायक प्रथा टूटेगी, पर सहायक प्रथा नहीं टूटी सर। जो सेना में जो बच्चे जाते हैं वो किसान और मजदूर के जाते हैं, और जो अधिकारी भी जाता है वो भी हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे ही किसान और मजदूर के घर से जाता है सर। एक ही उम्र के दोनों 21-21 साल के, एक 21 साल वाले का एक जवान जो 21 साल उम्र है उसके जूते पॉलिश करेगा सर। ये तो उसका मनोबल टूट गया ना सर। आप उसको लड़ाकू जवान है, उसके हाथों में हथियार होने चाहिए और दुश्मन की तरफ उसकी लाल आंखें होनी चाहिए, तो आप जूते पॉलिश करवा रहे हो, कुत्ते घुमवा रहे हैं। सहायक प्रथा अर्दली सिस्टम है, आज भी वो चल रहा है देश में, सेनाओं में। बड्डी बोल दिया उसको। हाँ बड्डी है, 4 यार है, वो इनके कई नाम आते हैं। बड्डी सिस्टम हो गया, हम अर्दली सिस्टम, सहायक सिस्टम, अभी 4 यार आ गया नया। तो ये थोड़ा ये सर ये चीज़ें आनी, अभी नया नाम आ गया 4 यार। हाँ धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।